बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS101 के 10 मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 156 से लेकर मॉड्यूल नंबर 165 तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। मॉड्यूल नंबर 156 सिलेक्ट ऑपरेशन। दोस्तों ये सिलेक्ट जो ऑपरेशन होता है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब आपने अपनी डेटाबेस के अंदर मौजूद जो टेबल है उस टेबल में से कोई रिकॉर्ड स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो फेच करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो। लाइक जैसे आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से और आप चाहते हैं कि उसके अंदर एक एम्प्लॉय है जिसकी जो ID है वो 10 है, मैंने उसका रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, तो आप उसके लिए ये सिलेक्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ये जितनी भी डेटाबेस की कमांड्स हैं इनको आप आगे चल के एडवांस लेवल के ऊपर CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अपना एक पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा आगे चल के एडवांस लेवल पे, उसमें आप कंप्लीट इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने इसका बेसिक आइडिया लेना है हर ऑपरेशन का कि कौन सा ऑपरेशन क्या करता है। दोस्तों जब भी आपने अपने ऑपरेशन सेलेक्ट करना हो, मतलब जब भी आपने अपना रिजल्ट डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए आप सेलेक्ट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्यूरी ये वाली होती है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है इसको लिखने का। क्या बोला, न्यू क्या है, न्यू बेसिकली मेरे उस टेबल का नाम है जिसके अंदर आपका जो रिजल्ट है वो सेव होगा और इसी रिजल्ट को आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करोगे। उसके बाद सेलेक्ट आपका बेसिकली वो कीवर्ड है जो क्या करेगा, आपके डेटाबेस में से स्पेसिफिक रिजल्ट जो है वो फैच करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी आप कह रहे हो एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है वहाँ से मुझे रिकॉर्ड जो है वो फैच करना है। वेयर हम तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई कंडीशन लगानी हो। और आगे आप कह रहे हो एम्प्लॉय ID अगर इक्वल हो 34Y70, मतलब आप कह रहे हो कि मुझे उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है जिसकी एम्प्लॉय ID जो है वो 34Y70 है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये एम्प्लॉय टेबल में जाकर सिर्फ उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फैच करेगी जिसकी एम्प्लॉय ID जो है वो 34Y70 होगी। उसका रिकॉर्ड फैच करने के बाद उसको एक न्यू टेबल बनाएगी जिसका नाम वो न्यू रखेगी और उसके अंदर स्टोर कर देगी। फिर आप क्या करोगे, उस न्यू टेबल में जो न्यू नाम से आपने टेबल क्रिएट किया है उसमें जो भी अभी आपने रिकॉर्ड सेव किया है फैच करके एम्प्लॉय टेबल में से, वो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दोगे। तो ये आपकी 200 सिंपल सा फंडा था इसका। चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 157 के ऊपर। यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब आपने अपने किसी टेबल में से रिकॉर्ड तो फैच करना हो, रिकॉर्ड तो डिस्प्ले करवाना हो, लेकिन आपने सारे कॉलम डिस्प्ले नहीं करने। लाइक मान लो आपका जो टेबल है डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर 5 कॉलम है। कौन कौन से, एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय का एड्रेस है और एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है। तो कितने टोटल कॉलम है, 5 कॉलम, मतलब 5 एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन आप दोस्तों आपकी विश ये है कि मुझे उस एम्प्लॉय टेबल में मौजूद तमाम के तमाम कॉलम, तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं 5 के 5, वो सारे के सारे कॉलम नहीं देखने, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम देखने हैं। कौन कौन से, मुझे सिर्फ 2 कॉलम देखने हैं। कौन कौन से, एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय का नेम। बात अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यानी जब आप अपने टेबल में मौजूद तमाम के तमाम कॉलम्स, तमाम के तमाम एट्रीब्यूट में से चंद एक स्पेसिफिक सिर्फ एट्रीब्यूट देखना चाहो तो उसके लिए दोस्तों हम ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें उसने करके भी दिखाया आपको। सबसे पहले दोस्तों ये न्यू 2 क्या है, ये न्यू 2 मेरे उस न्यू टेबल का नाम है जिसके अंदर मैं अपनी आउटपुट जो है वो सेव करूँगा। उसके बाद प्रोजेक्ट जो है ये मेरा वो कीवर्ड है और उसके बाद जॉब टाइटल बेसिकली आपके उस कॉलम का नाम है जिसका डाटा आपने फैच करना है। तो यानी आप कह रहे हो आगे फ्रॉम न्यू 1, मतलब आप कह रहे हो जो मेरा न्यू 1 नाम का टेबल है उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे जॉब टाइटल वाला जो कॉलम है सिर्फ उसकी जो डाटा है, जो उसका रिकॉर्ड है, सिर्फ वो फैच करो और फैच करके मेरे इस न्यू 2 वाले टेबल के अंदर क्या रख दो, सेव कर दो। फिर देन आप क्या करोगे, न्यू 2 वाले टेबल को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दोगे। तो ये था दोस्तों इसका लिखने का तरीका। अब एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखें। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो मेल मेरे उस टेबल का नाम है जिस टेबल में मैं अपनी आउटपुट सेव करूँगा। उसके बाद प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट बेसिकली आपके कीवर्ड है और उसके बाद नेम आपके एट्रीब्यूट का नाम है, एड्रेस भी आपके एट्रीब्यूट का नाम है। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यानी आप कह रहे हो मेरे एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है वहाँ से मुझे तमाम के तमाम कॉलम फैच नहीं करने, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम वाला कॉलम और जो एड्रेस वाला कॉलम है सिर्फ ये 2 कॉलम फैच करो और फैच करके इनका जो रिकॉर्ड होगा, जो इनकी आउटपुट होगी, उसे मेल नाम के टेबल के अंदर स्टोर कर दो।
अब ये क्या करेगा, देखें ये आपका एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम थे, एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय का नेम था, एम्प्लॉय का एड्रेस था और उसका SSN था, ठीक है जी। लेकिन आपने क्या चारों एट्रीब्यूट फैच किए, चारों जो एट्रीब्यूट है क्या चारों आपने जो है वो कॉलम फैच किए हैं? नहीं नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम फैच किए हैं, एक नेम वाला और एक एड्रेस वाला। तो यही दोस्तों होती है प्रोजेक्ट क्यूरी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने टेबल में मौजूद तमाम कॉलम फैच नहीं करते बल्कि अपने तमाम के तमाम कॉलम में से चंद एक स्पेसिफिक कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम या जितने भी आपने स्पेसिफिक कॉलम फैच करे हो सिर्फ उतने ही कॉलम आप फैच करते हो और उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हो। देखो आप ये देखो, हमारा एम्प्लॉय नाम के टेबल में 4 कॉलम थे लेकिन हमने उसमें से सिर्फ 2 कॉलम नेम और एड्रेस वाला जो है फैच किया, फैच करके एक न्यू टेबल बनाया, एक न्यू रिलेशन बनाया मेल के नाम से, उसमें स्टोर किया। फिर देन अब हम क्या करेंगे, इस मेल वाले टेबल का डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। तो ये दोस्तों इसका मेन फंडा था। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला मॉड्यूल आ गया, मॉड्यूल नंबर 158, जिसमें हमने क्या करना है, ज्वाइन ऑपरेशन। दोस्तों ये ज्वाइन ऑपरेशन कब यूज़ होता है इसके बारे में सुन लें। ज्वाइन ऑपरेशन दोस्तों तब यूज़ होता है, मान लो आपके पास 3 टेबल हैं, कितने टेबल हैं, 3 टेबल हैं, या 2 चले कर लेते हैं, 2 टेबल हैं। फर्स्ट करें जी, आपके पास 2 टेबल हैं, एक टेबल है ए के नाम से, दूसरा टेबल है बी के नाम से, और आप चाहते हो कि इन दोनों टेबल को मर्ज करके, आप इन दोनों टेबल को मर्ज करके एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट कर दो, एक सिंगल टेबल जिसका नाम सी है उसमें मर्ज कर दो, उसमें मर्ज करके रख दो। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन जैसे कि नाम जाहिर हो रहा है, ज्वाइन करना, मर्ज करना, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप मर्ज करके एक सिंगल चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों तब हम जो है वो ज्वाइन ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो इसको करते कैसे हैं ये सुन लें। देखें सबसे पहले देखें, ये सी जो है मेरे उस न्यू टेबल का नाम है जिसमें मैं मर्ज करके अपना फाइनल डाटा रखूँगा। उसके बाद ज्वाइन जो है ये कीवर्ड है जो ज्वाइन करेगा। ए जो है मेरे पहले टेबल का नाम है, एंड बी मेरे दूसरे टेबल का नाम है। वेयर आगे आप कंडीशन लगा रहे हो, क्या बोला आप कह रहे हो, जो ए टेबल के अंदर डब्ल्यू वाला कॉलम है अगर उसकी वैल्यू इक्वल हो किसके, बी टेबल के अंदर मौजूद एक्स वाले कॉलम की वैल्यू के। तो इसके लिए आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे क्या करना है, मुझे ए टेबल और बी टेबल दोनों को मर्ज करना है, लेकिन मर्ज इस तरह से करना है कि ए टेबल के अंदर जो डब्ल्यू वाला कॉलम है उसकी वैल्यू और बी टेबल के अंदर जो एक्स वाला कॉलम है उसकी वैल्यू अगर मैच कर रही हो तो फिर ही मुझे मर्ज करना है। सिर्फ वही वैल्यू मर्ज करनी है जिसके अंदर ए टेबल के डब्ल्यू वाले कॉलम की वैल्यू और बी टेबल के एक्स वाले कॉलम की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। मतलब आपने मर्जिंग तो कर रहे हो लेकिन आप साथ एक कंडीशन भी लगा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, जब आपका ये डाटा मर्ज हो जाएगा, होने के बाद इसको आप सी नाम के टेबल के अंदर स्टोर कर दोगे। कुछ इस तरह से देखें, सारे आउटपुट भी दिखाइए। देखो ये आपका ए टेबल था पूरे का पूरा, ठीक है, इसमें 2 कॉलम थे, एक वी नाम का एक डब्ल्यू नाम का। उसके बाद आपका ये बी नाम का टेबल है, इसमें 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, एक्स वाई और जी। अब जब इन दोनों को आप मर्ज कर रहे हो, इन दोनों को आप मर्ज करके एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट करने लगे हो। देखो आपने एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट कर दिया सी नाम का, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि इस ए और बी टेबल को मर्ज इस तरह से करना है कि इसमें इस ए टेबल का ये जो डब्ल्यू वाला कॉलम है ये और जो बी टेबल का ये जो एक्स वाला कॉलम है ये, अगर इन दोनों की वैल्यू मैच करती हूँ, जैसे देखो ये 2 और ये 2 मैच करता है, ये 4 इस 4 से मैच करता है और ये 4 इस 4 से भी मैच करता है। तो मतलब आपका 3 रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपका फाइनल टेबल बनेगा उसमें आपके कॉलम तो सारे होंगे लेकिन रो जो है वो सिर्फ 3 होंगी, क्योंकि 3 ही रो सिर्फ यहाँ पे मैच की हैं। समझ आ गई बात की। चैलेंज ये था जो है दोस्तों आपका ज्वाइन ऑपरेशन। बाकी भी ऐसे ही है, इसको बाकी आप खुद कर सकते हैं, मेन चीज़ मैंने समझाना वो आपको समझा दिया। नेक्स्ट दोस्तों आ गया मॉड्यूल नंबर 159। मॉड्यूल नंबर 159 में क्या है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। दोस्तों अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है ये क्या है, इसका सिर्फ कंसेप्ट हमने लेना है, इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। दोस्तों ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर आप अपने टेबल्स को डायरेक्ट फैच नहीं करते, आप अपने टेबल का रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, बल्कि क्या करते हो, आप अपने हर टेबल के लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बना लेते हो। जैसे मान लो आपके पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ठीक है, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और एक आपके पास जॉब नाम का टेबल है, एक जॉब नाम का टेबल है। अब आपने क्या किया, जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसके लिए ई नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और जो जॉब नाम का टेबल है उसके लिए आपने जे नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। मतलब आप अपने एक स्पेसिफिक टेबल के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो एक ऑब्जेक्ट यानी एक इंस्टेंस बना लेते हो। ऐसे ही आपने एक और टेबल था जॉब नाम का, उसके लिए एक इंस्टेंस यानी जे नाम का बना लिया। अब क्या होगा बोला, जब भी आपने एम्प्लॉय डाटा टेबल से डाटा फैच करना होगा तो आप एम्प्लॉय नहीं बोला करोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे ई, क्योंकि आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिंपल सा ई नाम से। ऐसे ही जब आपने जॉब टेबल से डाटा फैच करना होगा तो आप पूरा नाम जॉब नहीं बोलोगे बल्कि आप सिंपल जे कहा करोगे। तो डाटाबेस जो है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो समझ जाएगा कि आप बेसिकली जॉब टेबल में से डाटा फैच करना चाहते हो या आप जॉब टेबल की बात कर रहे हो। तो ये होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच।
अब यहाँ पे वो आगे बता भी रहा है आपको, कहता है ऑब्जेक्ट डेटा आर क्रिएटेड एंड एडेड टू डेटाबेस। कहता है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो तब क्रिएट होता है या ऐड होता है टू द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर, मस्ट बी सेव्ड आफ्टर द प्रोग्राम, यानी कहता है जब हमारा प्रोग्राम जो है सेव किया जाता है, एंड द क्रिएटेड देम टर्मिनेट्स, डैट क्रिएटेड देम टर्मिनेट्स, यानी वो कह रहा है जब हमारा जो प्रोग्राम है जब वो कंप्लीटली रन हो जाता है और सेव हो जाता है, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट होता है और ऐड होता है। आगे, सच ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू बी परसिस्टेंट कहता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के अंदर क्या कहलाते हैं, परसिस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 160 मेंटेनिंग डीबी इंटेग्रिटी। अभी इसका क्या मतलब है, इसको सुन लें गौर से। सबसे पहले कंसेप्ट लें कि ये मेंटेनिंग डीबी इंटेग्रिटी क्या होती है दोस्तों। इंटीग्रिटी दोस्तों ये होती है कि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी डेटाबेस है, एक बहुत बड़ी ह्यूज फॉर्म की डेटाबेस है। लाइक गूगल की एग्जांपल लेते हैं। गूगल एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर दुनिया के तमाम डिफरेंट यूज़र जो हैं वो अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, गूगल एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारी दुनिया के ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी ग्लोब, जिसको हम दुनिया को ग्लोब कह रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी जो ग्लोब है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, इसमें डिफरेंट तरह के जो यूज़र्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज़ के सिटी से बिलोंग करते हैं, वो अपना डाटा जो है वो गूगल के ऊपर क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब दोस्तों इंटीग्रिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि आपने कंसेप्ट गौर से ये सीखना है कि देखें अगर गूगल वाले जो हैं वो अपना सिर्फ एक ही लोकेशन के ऊपर डाटा सेव करें, मान लो अमेरिका के अंदर उन्होंने अपना एक सर्वर बनाया बहुत बड़ा जिसके अंदर उन्होंने डाटा स्टोर किया, लेकिन दोस्तों खुदा ना खास्ता अगर आपका जो अमेरिका के अंदर गूगल का सर्वर पड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए, उसमें कोई जो है इशू आ जाए, तो क्या होगा भला, सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, सारे का सारा रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा, सारे का सारा रिकॉर्ड लॉस हो जाएगा। तो क्या ऐसे हुआ कभी आपने देखा होगा, मतलब गूगल वालों ने कहा हो यार आपका रिकॉर्ड जो है वो लॉस हो गया, कभी ऐसे आपने सुना हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ आपने फेसबुक का डाटा कभी लॉस देखा हो, आपने कभी यूट्यूब की वीडियोस लॉस हुए देखे। हालांकि इतना जो है दुनिया इतने फास्टली जो है यूट्यूब को यूज़ कर रही है, अरबों लोग जो है वो यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, मिलियंस बिलियंस में लोग जो है वो गूगल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी आपने ये नहीं सुना कि कभी गूगल वालों ने कहा होगा यार हमारे इशू आ गया था, हमारा डाटा लॉस हो गया। ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि दोस्तों जो बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, वो हमेशा अपने डाटाबेस की क्या करती हैं, इंटीग्रिटी करती हैं। इंटीग्रिटी ये होती है, अब इंटीग्रिटी जल्दी से बता देता हूँ। इंटीग्रिटी ये होती है कि जब आपकी जो कंपनी है वो आपके डाटा को एक लोकेशन पे स्टोर ना करे, बल्कि डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करके आपस में उसको कनेक्ट कर दे। जैसे गूगल वालों ने क्या किया, गूगल ने आपके डाटा को अपने पास परमानेंट सेव करने के लिए अपना डाटा सिर्फ अमेरिका में स्टोर नहीं किया, बल्कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, यानी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने छोटे छोटे सर्वर्स बना लिए हैं, अपने छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स बना लिए हैं, जहाँ पे उन्होंने आपका डाटा जो है वो स्टोर किया हुआ है। और उन तमाम के तमाम गूगल ने अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनको आपस में कनेक्ट भी किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि अगर एक लोकेशन पर मौजूद डाटा में कोई चेंजिंग आती है तो फ़ौरन से वही चेंजिंग दुनिया में मौजूद बाकी जो गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी चेंजिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। यही होती है दोस्तों डाटाबेस इंटीग्रिटी, कि यानी जब एक सर्वर पे चेंजिंग आए तो उसकी वजह से उसके साथ कनेक्ट जितने भी अदर सर्वर्स हैं उनमें भी अगर चेंजिंग आ जाए, उनमें भी अगर जो डाटा अपडेट खुद ब खुद हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हम डाटाबेस की क्या कर रहे हैं जी, इंटीग्रिटी कर रहे हैं। और इस इंटीग्रिटी को करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके एक सर्वर पे एक हेडक्वार्टर के अंदर इशू आ भी जाए, प्रॉब्लम आ भी जाए, तो हमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे बाकी जो हेडक्वार्टर्स हैं, बाकी जो सर्वर्स हैं, उनमें इजीली डाटा हमारा जो है क्या हुआ है, स्टोर हुआ है, लिहाजा हमारा डाटा लॉस नहीं होता। और यहाँ पे इन दो लाइन्स में यही ये बता रहा है कि जो आप सिंपल एक नॉर्मल पर्सन होता है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपना सिस्टम यूज़ करता है, उसकी जो डाटाबेस होती है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, वो इनएक्सपेंसिव होती है। जैसे फर्स्ट करें मेरे पास ये मेरा लैपटॉप है, क्या मेरा ये लैपटॉप बहुत एक्सपेंसिव है? नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ये इनएक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि मैं इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जो मल्टी यूज़र्स सिस्टम होती हैं, जो कमर्शियल डेटाबेसेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे गूगल का सर्वर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड दुनिया के मल्टीपल यूज़र्स, कमर्शियल जो है लोग जो है वो उसे यूज़ कर रहे हैं। तो यही दोस्तों इस पूरे के पूरे मॉड्यूल का मतलब था। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 161 के ऊपर, जिसके अंदर कमिट कमांड और रोल बैक कमांड की बात की जा रही है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको कमिट कमांड और रोल बैक कमांड की सिंपल सी एग्जांपल दूं तो ये मतलब ये है कि मान लें आपने
दो क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट की। मान लो आपने पहली क्यूरी एग्जीक्यूट की कि आपने अपना रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किया, क्या किया, इंसर्ट किया। देन आपने दूसरे नंबर पे क्या किया, आपने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड पहले नंबर पे क्या किया था, इंसर्ट किया। देन दूसरे नंबर पे आपने रिकॉर्ड जो है वो क्या किया, अपडेट किया, रिकॉर्ड क्या किया, अपडेट किया। अब दोस्तों आप चाहते हो कि आपने ये जो दो एक्शन परफॉर्म किए हैं, ये दोनों एक्शन जो हैं वो परमानेंट आपकी डेटाबेस के अंदर परफॉर्म हो जाए। मतलब अब कोई भी बंदा जो है वो इन दो एक्शंस को दोबारा जो है वो अनडू ना कर सके, मतलब दोबारा रिकवर ना कर सके, ये परमानेंट जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो दोस्तों अगर आप अपनी जो क्यूरीज हैं, जो आपने एक्शन अभी भी परफॉर्म किया है, जो आपने अभी भी, इसको हम डेटाबेस की दुनिया में कहते हैं ट्रांजैक्शन करना, ठीक है दोस्तों, अभी भी आपने जो ट्रांजैक्शन की है, अगर आप चाहते हो कि वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल जो है बिल्कुल जो है वो लॉक हो जाए, मतलब आप कोई बंदा उसको दोबारा वापस रोल बैक ना कर सके, मतलब वापस अनडू ना कर सके, दोस्तों उसके लिए हम कमिट कमांड चलाते हैं। हम कौन सी कमांड चलाते हैं, डेटाबेस के अंदर कमिट कमांड चलाते हैं। जैसे दोस्तों आप कमिट कमांड चलाते हो तो कमिट कमांड के चलने से पहले जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की होती हैं, जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन की होती हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, परमानेंट जो है वो सेव हो जाती हैं। अब कोई भी बंदा उनको अनडू नहीं कर सकेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है रोल बैक। ये रोल बैक क्या होती है, रोल बैक कमांड डेटाबेस में दोस्तों एक ऐसी कमांड है जिसमें क्या होता है कि मान लो आपने एक ट्रांजेक्शन की, इंसर्ट की, लेकिन आपको बाद में याद आया कि ओहो हो आपने तो ट्रांजेक्शन गलत कर दी है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ट्रांजेक्शन को वापस अनडू करो, मतलब वापस पिछले स्टेप पे जाना चाहते हो, तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करोगे, रोल बैक करोगे। तो उससे क्या होगा, मान लो आपने दो ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन नंबर 1 एंड ट्रांजेक्शन नंबर 2। अब आप ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे खड़े हो, लेकिन आपने कहा ओहो मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 पे वापस जाना है। तो दोस्तों अगर आप करंट ट्रांजेक्शन से पीछे वाली ट्रांजेक्शन पे वापस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रोल बैक की कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। समझ लगी बात है। जैसे आप सिंपल अपने कंप्यूटर के अंदर भी क्या करते हो, आपने अगर मान लो कोई चेंजिंग कर रहे हो तो आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हो, कंट्रोल जी दबाते हो, कंट्रोल जी दबाते हो। कंट्रोल जी करने से क्या होता है कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया होता है वो वापस रोल बैक हो जाता है, वो वापस चला जाता है पिछले स्टेप पे। तो यही होता है दोस्तों रोल बैक कमांड। तो यही इसके बारे में मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लॉकिंग दोस्तों क्या होती है, लॉकिंग ये होती है कि मान लो एक यूज़र है जिसका नाम यूज़र 1 है और एक दूसरा यूज़र है यूज़र 2 जिसका नाम यूज़र 2 है। अब हुआ क्या कि यूज़र 1 ने एक ट्रांजैक्शन की 1 के नाम से, यूज़र 2 ने भी एक ट्रांजैक्शन की 2 के नाम से। अब हुआ कि दोनों ने साइमल्टेनियसली समझते हो ना, मतलब एक ही सेम टाइम के ऊपर दोनों ट्रांजैक्शन अप्लाई कर दी, दोनों ट्रांजैक्शन अपनी अप्लाई कर दी। अब ये वही सेम हिसाब हो गया दोस्तों, कुछ इस तरह देखो, एक ट्रेन सामने से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है ऐसे, और पटरी सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही लाइन है, एक ही पटरी है। तो क्या होगा बोला कि एक ट्रेन जब सामने से आएगी, एक ट्रेन यहाँ से आएगी, अगर दोनों वेट नहीं करेंगे एक दूसरे का, मतलब अगर मान लो ये ट्रेन नंबर 1 है और ये ट्रेन नंबर 2 है, पटरी सिर्फ एक सिंगल पटरी है, अगर दोस्तों एक सिंगल पटरी के ऊपर दोनों ट्रेनें एक आमने सामने आएंगी तो क्या होगा बोला, लॉकिंग हो जाएगी। मतलब क्या, ना तो ये आगे जा सकती है ना ये आगे जा सकती है, मतलब इसने इसका रास्ता रोक दिया, इसने इसका रास्ता रोक दिया, ये हो गया। तो इससे दोस्तों इस टेक्निक को हम दोस्तों मतलब इस प्रॉब्लम को हम डेटाबेस के अंदर कहते हैं लॉकिंग हो गया। यहाँ पे लॉक हो गया सिस्टम, हमारा डेड लॉक कर हो गई है, जिसमें क्या हुआ है कि मतलब एक ही लाइन थी, एक ही रास्ता था जहाँ से हमने जाना था, लेकिन सामने से भी एक बंदा आ रहा है, सामने से भी एक ट्रेन आ रही है, यहाँ से भी एक ट्रेन जा रही है, लिहाजा क्या हो गया, दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने आगे खड़ी हो गई हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लॉकिंग प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका क्या होता है डेटाबेस के अंदर दोस्तों, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है शेयर्ड लॉक्स और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव लॉक्स। ठीक है जी, ये दो दोस्तों तरीके हैं डेटाबेस के अंदर अपने लॉक प्रॉब्लम को दूर करने के। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 163 में बात कर रहे हैं वो सिक्वेंशियल फाइल की। दोस्तों ये सिक्वेंशियल फाइल क्या होती हैं, सिक्वेंशियल फाइल दोस्तों एक ऐसी फाइल होती हैं जिसके अंदर डाटा आप जब राइट करते हो, मतलब जब रखते हो तो इस सीक्वेंस रखते हो, मतलब पहली लाइन पे डाटा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पाँचवीं पे। और जब डाटा आप रीड करते हो तब भी आप पहले पहली लाइन रीड करते हो, फिर दूसरी लाइन रीड करते हो, फिर तीसरी। मतलब कहने का ये कि ऐसी फाइल्स जिनमें आप डाटा राइट भी सीक्वेंस से करते हो और डाटा रीड भी सीक्वेंस से करते हो, दोस्तों ऐसी फाइल्स को हम सिक्वेंशियल फाइल कहते हैं। ये उसी की बात कर रहा है। ठीक हो गया, तो सिक्वेंशियल फाइल की आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है, कहता है हमें कैसे पता चलता है कि मतलब जब हम फाइल को रीड करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे फाइल एंड हो गई है, सिक्वेंशियल फाइल का यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ गया। तो दोस्तों उसका कहता है हम उसके लिए एंड ऑफ फाइल, ये EOF दोस्तों बेसिकली ना एक फंक्शन है हमारी
प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर जो हमें ये बताता है कि यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो क्या हो गई है, एंड हो गई है। अब ये जो EOF फंक्शन है, इसको कैसे पता चला कि आपकी फ़ाइल एंड हो गई? तो दोस्तों वो क्या करता है, वो ना जो आपका EOF फंक्शन है ना, ये क्या करता है, आपकी फ़ाइल के अंदर ना, आपकी फ़ाइल के लास्ट पे ना एक स्पेशल रिकॉर्ड जिसको हम सेंटिनल रिकॉर्ड कहते हैं, उसको फाइल के एंड पे क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो जैसे ही आपकी फ़ाइल के लास्ट पे वो स्पेशल रिकॉर्ड या सेंटिनल रिकॉर्ड आता है तो फ़ौरन से EOF समझ जाता है कि यहाँ पे फाइल जो है क्या हो गई है, एंड हो गई है। समझ आ गई बात की? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 164 इंडेक्स्ड फाइल। दोस्तों ये इंडेक्स्ड फाइल क्या होती हैं? इंडेक्स्ड फाइल दोस्तों ये होती हैं जिसमें हम अपना डाटा जो है वो इंडेक्स्ड की फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब लाइक कुछ इस तरह देखो, हमने कहा लाइन नंबर 1 के ऊपर जो है ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लाइन नंबर 2 के ऊपर ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाऊँ तो देखो, जैसे आपकी बुक होती है, आपने देखा होगा बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर क्या होता है भला? बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर एक इंडेक्स पेज होता है जिस पे लिखा होता है ये टॉपिक इस पेज के ऊपर है, ये टॉपिक इस पेज के ऊपर है, ये टॉपिक इस पेज के ऊपर है। दोस्तों उस इंडेक्स पेज का मकसद क्या होता है? उस इंडेक्स पेज का मकसद होता है कि आपको सीक्वेंस से फाइल रीड ना करनी पड़े, आपको सीक्वेंस से फाइल बुक जो है वो रीड ना करनी पड़े, बल्कि आपने जो भी टॉपिक रीड करना है आप सिंपली इंडेक्स पेज से उस टॉपिक का नंबर देखते हो, उस टॉपिक का पेज नंबर देखते हो, डायरेक्ट उस पेज नंबर पे चले जाते हो। दोस्तों यही ऐसे ही आपकी वो फाइल्स जिसमें आप रिकॉर्ड जो है वो उसके इंडेक्स की लिहाज से स्टोर करते हो। मतलब आप जो भी रिकॉर्ड स्टोर करते हो आप उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स बता देते हो कि इस पेज के ऊपर ये वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इस पेज के ऊपर ये वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी फाइल्स जिनमें हम अपना रिकॉर्ड जो है वो सीक्वेंस से नहीं रखते, बल्कि अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए हम उनके एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर बता देते हैं कि ये इंडेक्स के ऊपर ये रिकॉर्ड है, ये इंडेक्स के ऊपर ये रिकॉर्ड है। दोस्तों ऐसी फाइल्स को हम इंडेक्स्ड फाइल कहते हैं। ठीक हो गया जी। और ऐसी फाइल के अंदर दोस्तों डाटा जो है वो बहुत ही फास्टली एक्सेस होता है, बहुत ही फास्टली हम उसे रिट्रीव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हो रहा है, तो देखो ये हमारे पास एक इंडेक्स फाइल है और ये हमारे पास ये इंडेक्स्ड फाइल है और ये हमारे पास वो इंडेक्स नंबर है। ठीक है, अब क्या को बोला कि इस इंडेक्स के अंदर वो बेसिकली हम नंबर बताएंगे और ये हमारी वो इंडेक्स फाइल है जिसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो भी रिकॉर्ड पड़ा होगा उस रिकॉर्ड का हम इंडेक्स जो है वो यहाँ पे स्टोर कर देंगे कि जनाब हमारा ये रिकॉर्ड नंबर 1 है, वो रिकॉर्ड जो है वो इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ऐसे ही जो दूसरा रिकॉर्ड है वो इस लोकेशन पे, जो तीसरा रिकॉर्ड है वो इस लोकेशन पे। तो इस तरह हम जो है वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंडेक्स्ड फाइल के अंदर ना जब आप अपना रिकॉर्ड स्टोर करते हो इंडेक्स की बेस पर, तो क्या होता है उस आपके रिकॉर्ड के जो इंडेक्स नंबर होते हैं ना उनको सेव करने के लिए हम एक अलग फाइल बनाते हैं, उनके सेव करने के लिए एक अलग फाइल बनाते हैं। तो मतलब कहने का ये दोस्तों, इंडेक्स फाइल बनाने के लिए हमारी 2 फाइल्स होती हैं, एक वो फाइल जिसमें हमारा रिकॉर्ड होता है और एक वो फाइल जिसके अंदर हमारे इंडेक्स्ड स्टोर होते हैं। ठीक हो गया जी, समझ की बात की। नेक्स्ट चलते हैं जी, मॉड्यूल नंबर 165 पे हम आ गए हैं हैश फाइल्स। दोस्तों ये हैश फाइल्स क्या होती हैं? हैश फाइल समझें दोस्तों, ये भी इंडेक्स्ड फाइल ही होती हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि इंडेक्स्ड फाइल का एडवांस्ड वर्जन है। जैसे होता है ना एक सॉफ्टवेयर होता है उसका एक बेसिक वर्जन होता है, एक एडवांस्ड वर्जन होता है, ऐसे ही आप समझ लो हैश फाइल्स भी दोस्तों इंडेक्स्ड फाइल ही होती हैं, लेकिन ये इंडेक्स्ड फाइल का क्या है, एक एडवांस्ड वर्जन है। अब इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों होता ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स्ड फाइल में नुकसान ये था कि इंडेक्स्ड फाइल के अंदर हमारे पास ना 2 फाइल स्टोर हमें बनानी पड़ती हैं, एक वो फाइल जिसमें रिकॉर्ड होता है और एक वो फाइल जिसमें इंडेक्स स्टोर होते हैं। लेकिन दोस्तों जो हैश फाइल होती है ना, इनमें हमारे रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम जो उनकी इंडेक्सिंग करते हैं ना, उन इंडेक्स को स्टोर करने के लिए हमें एक अलग से फाइल नहीं बनानी पड़ती, बल्कि हम क्या करते हैं, हम जो भी रिकॉर्ड हमने स्टोर करना हो ना, हम उसी सेम टाइम के ऊपर उसका जो है वो इंडेक्स फाइंड करते हैं, उसको अपनी फाइल में स्टोर करते हैं और बस वो जो हमने अपने हैश फाइल के अंदर अपने फाइल के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए वो जो हमने इंडेक्स फाइंड किया होता है ना, उस इंडेक्स को स्टोर नहीं हम कहीं करते, उस इंडेक्स को स्टोर नहीं करते। मान लो आपने इंडेक्स फाइंड किया 5, अब आपने क्या किया, पोजीशन नंबर 5 पे जाके अपना रिकॉर्ड स्टोर कर दिया, लेकिन ये जो इंडेक्स था इसे आपने स्टोर कहीं नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब दोस्तों आपने ये रिकॉर्ड फेच करना होगा ना, तो आप क्या करोगे, आप उस रिकॉर्ड का अगेन नए सिरे से जो है वो जो है इंडेक्स फाइंड करोगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हैश फाइल्स के अंदर हम अपना जो इंडेक्स नंबर होता है उसको स्टोर नहीं करते परमानेंटली, बल्कि उसको बार बार जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तब हम नए सिरे से जो है वो उसका इंडेक्स फाइंड करते हैं और अपना डाटा जो है वो एक्सेस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हैश फाइल्स बहुत ही एडवांस फाइल होती हैं जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए 2 फाइल नहीं बनाते, बल्कि एक ही सिंगल फाइल होती है जिसमें रिकॉर्ड होता है और ये जो
इनकी इंडेक्सिंग होती है, इसको स्टोर करने के लिए हम कोई भी फाइल क्रिएट नहीं करते। यही बेसिकली हम बात कर रहे थे। हैशिंग इज अ टेक्निक, ये टेक्निक होती है प्रोवाइड सिमिलर एक्सेस विदाउट सच ओवरहेड। कहता है विद हमारी ओवरहेडिंग की है, ओवरहेड कहते हैं एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करना, एक्स्ट्रा फाइल्स यूज़ करना, मतलब एक्स्ट्रा फाइल्स यूज़ किए बगैर हम अपनी जो डाटा है उसको बहुत ही फास्टली जो है वो एक्सेस करते हैं हैशिंग के थ्रू। ठीक है जी। और दोस्तों आगे द डाटा स्टोरेज स्पेस इज़ डिवाइडेड इनटू सीवरल सेक्शंस। कहता है हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए ना उसके बहुत से छोटे छोटे ना सेक्शंस बनाते हैं, और हर स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है। कहता है उन सेक्शंस को जो है क्या करते हैं डाटाबेस की दुनिया के अंदर बकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उन स्पेसिफिक सेक्शंस को हम बकेट कहते हैं। डाटा को जो हमने डाटा को स्टोर करने के लिए कहते हैं सीवरल जो सेक्शन बनाए होते हैं ना, उन सेक्शंस को हम बकेट्स कहते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ अभी भी बताई थी कि डाटा को स्टोर करने से पहले हम जो है उसका एक इंडेक्स फाइंड करते हैं। अब इंडेक्स फाइंड करने के लिए दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं, हैश फंक्शन यूज़ करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैश फंक्शन क्या होता है। हैश फंक्शन बेसिकली दोस्तों एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप अपने रिकॉर्ड का क्या फाइंड करते हो, इंडेक्स्ड फाइंड करते हो। ठीक है जी। आगे व्हेन हैशिंग इज अप्लाई टू स्टोरेज स्ट्रक्चर। कहता है जब भी हम अपने स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर हैशिंग अप्लाई करते हैं इन मैश स्टोरेज के अंदर द रिजल्ट इज कॉल्ड द हैश फाइल। मतलब कहता है एक ऐसी फाइल जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए जब हैशिंग अप्लाई करते हैं तो कहता है ऐसी फाइल को हम हैश फाइल कहते हैं। आगे व्हेन अप्लाई टू स्टोरेज स्ट्रक्चर विद इन मेन मेमोरी। कहता है जब हम अपनी जो हैशिंग है जब उसे मेन मेमोरी के अंदर अप्लाई करते हैं तो कहता है उस रिजल्ट को हम हैश टेबल कहते हैं। उस रिजल्ट को हम हैश टेबल, यानी जब हमने अपनी स्टोरेज लोकेशन के ऊपर जब हैशिंग अप्लाई की तब उसको हम हैश फाइल कहते हैं। जब हमने वही सेम हैशिंग जो है वो अपनी मेन मेमोरी के अंदर अप्लाई की तब उसको हम हैश टेबल कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे 10 मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।